हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज भाई हम रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर SN2 रिएक्शन करने वाले हैं, लेकिन SN2 से पहले हमारे जो कुछ नए बच्चे हैं उनको हम SN1 का थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, देखिए हमने यहाँ तक बात कर ली थी। ये बात यहाँ पर थे हम लिविंग ग्रुप एबिलिटी वगैरह के बारे में, तो बेसिसिटी और इसके बीच में मैंने डिफरेंस सबको बता दिया था, है ना। तो ये चीज तो हमारी हो गई थी। इसके बाद में अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये हो गया था हमारा लिविंग ग्रुप एबिलिटी। लिविंग ग्रुप क्या होता है भाई? लिविंग ग्रुप वीकर बेस बेटर लिविंग। जो वीक बेस होते हैं अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं वो भी, जो रेजोनेंस से स्टेबल होते हैं वो भी अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। इनको याद कर लेना इन पॉइंट्स को। वीकर कार्बन लिविंग ग्रुप CX बेटर विल बी द लिविंग ग्रुप। कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड अगर वीक होगा तो डेफिनेट है जिसका बॉन्ड वीक होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज लो, देन रिएक्शन विल बी फास्ट एंड लिविंग ग्रुप विल बी बेटर। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है रिएक्शन की, तो ये भी एक्सपेरिमेंटल डाटा है खैर, बट ये पॉइंट दोनों याद कर सकते हैं। पर इन दोनों पॉइंट से आप चेक कर सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज वीकर बेस, ये दो पॉइंट हैं जो आप देख सकते हैं। ये दोनों पॉइंट तो सारा एक्सपेरिमेंटल डाटा ही होगा। यस, क्लियर है बेटा? तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल, आयोडीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बहुत बड़ा साइज में होता है। ये मैं पिछले रिवीजन करवा रहा हूँ इसलिए थोड़ा हार्ड एंड फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है कोई? यस और नॉट? नोट सर। नहीं है? ठीक है, किसी को फिर भी समझ में ना आए तो बोल देना। नहीं है सर। ठीक है, तो इसके बाद में आगे देखिए जरा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। फ्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है लिविंग ग्रुप फ्लोरीन? आयोडीन बहुत अच्छा है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, नेगेटिव चार्ज को अटेन करना इसके लिए बहुत मुश्किल है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी तो है। अगर हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियस है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन चाहता जरूर है पर रखना नहीं चाहता अपने पास। ये कहता है कि मेरे साथ कोई पॉजिटिव साथ में चिपका रहे, बट मैं डोमिनेंट रहूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन रहे, मैं दूसरे को दूंगा भी नहीं बट दूसरे को छोड़ूंगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि छोड़ेगा तो नेगेटिव चार्ज अटेन नहीं कर सकता। बट आयोडीन बहुत बड़ा होता है साइज। दूसरी चीज, आयोडीन बड़ा है वाटर के अंदर, जब ये हाइड्रेटेड होता है आयोडीन, व्हेन आयोडीन इज हाइड्रेटेड इन वाटर, तो पानी चारों तरफ से उसको घेर लेता है, स्टेबलाइज कर देता है। और फ्लोरीन को पानी वहां पर भी घेरता है, बट फ्लोरीन वहां पर स्टेबलाइज उतना नहीं हो पाता। सिंपल कहें तो आयोडीन का मोलिक्यूल बड़ा है, आयन बड़ा है। बड़ा आयन होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस दोनों बड़े हैं, तो इसके पास कोई एक एक्स्ट्रा आ जाए या इससे कोई एक इलेक्ट्रॉन ले जाए, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत दूर है। दैट इज वाई साइज छोटा होता जाएगा। सिंपल याद रख लो, तो क्या होगा हमारा ये ऑर्डर जो है ये कम होता जाएगा। यस, क्लियर है बेटा दिस वन? नेक्स्ट देखिए, फ्लोरीन लगा हुआ है, SO3 है, तो डेफिनेट सी बात है बहुत जल्दी लीव करेगा ये। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कम लीव करेगा। बेंजीन, फिनोक्साइड आयन, दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा है। फिनोक्साइड आयन इससे कार्बोक्सिलिक एसिड से वीकर है। अब याद रखना, हम कहेंगे बेंजीन पर तो रेजोनेंस है, कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस सिर्फ 2 ऑक्सीजन संभालते हैं, बेंजीन में 6 कार्बन संभालते हैं। फिर भी बेंजीन अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसकी एरोमेटिसिटी खराब होती है, इसलिए वो इससे वीकर है। याद रख लेना, ये बात समझ में आ रही है? रट्टा मारना है, सीधी बात, याद रखिए, समझ आए ना आए। OH। अब आगे देखिए, यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके रखता है तो लिविंग ग्रुप को स्टेबल रखेगा। ये यहाँ पर कुछ कोई ग्रुप नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये तो लिविंग ग्रुप को अनस्टेबल कर देगा। दैट इज द ऑर्डर। क्लियर है बेटा? ठीक है सर, क्लियर है। ठीक है, मोर स्टेबल एनायन, वीकर बेसिस, हैंस बेटर लिविंग ग्रुप। यस बेटा, क्या कह रहे हो? कोई कुछ बोल रहा था? चलिए अब आगे देखते हैं भाई, ये कुछ सोलवेंट के टाइप बता रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, वाटर है, ROH है, एल्डिहाइड है, सल्फोनिक, ये डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, ROR, ईथर है, बेंजीन है, DMF है, DMA है। तो ये सारे के सारे मैंने नोट्स के अंदर इनके फुल फॉर्म भी लिख रखे हैं और इनके स्ट्रक्चर भी लिख रखे हैं। याद कर लेना कौन सा पोलर होता है, कौन सा नॉन पोलर है, प्रोटिक है, नॉन प्रोटिक। प्रोटिक इन द सेंस जो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सके, ए प्रोटिक जो H पॉजिटिव आयन डोनेट ना कर सके। ठीक है, पोलर जिसपे स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव दो पोल हो, दो चार्जेस हो। नॉन पोलर जिसपे कोई चार्ज ना हो। नॉन पोलर कौन सा है? जैसे CH4 है, हाइड्रोजन पे कोई चार्ज है? नहीं है। कार्बन पर है? नहीं है, तो ये नॉन पोलर है। वाटर है, स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव। यस, क्लियर है सबको? पोलर नॉन पोलर। तो इस तरह से ये सिर्फ एक टेबल दे रखी है, इसको जरा ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना इसमें। इसके बाद में आता है भाई SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड एल्केन है, एल्केन के साथ में हैलोजन लगा हुआ है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड, दैट इज। यस, क्लियर है सबको? होता क्या है सर? एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो बेटा। सर इस वक्त थोड़ा सा इस वाले में तो और मतलब स्पीड कम कर दीजिए, पिछली बार समझ नहीं आया था तेज स्पीड में। यस
SN1 ठीक है, SN1 को थोड़ा दोबारा अच्छे से बता देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। तो देखिए भाई, SN1 करने से पहले RX है, एल्काइल हैलाइड, यही करेगा SN1। कैसे करेगा? R और X स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, ये क्या है? हैलोजन। हैलोजन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होते हैं, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, R पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। यस क्लियर है? यस सर क्लियर है। इतना सबको क्लियर है? अब आगे देखते हैं R। अब देखो भाई क्या होगा, ये स्लाइटली नेगेटिव है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो न्यूक्लियस को लाइक करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को लाइक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल R के ऊपर अटैक करेगा, करेगा ना? यस सर स्लाइटली और पॉजिटिव। याद रखना एरो का हेड, जो एरो होता है, एरो क्या बोलते हैं इसको, ये जो हम पोलर होता है, इलेक्ट्रॉन्स को घुमाते हैं, तो वो जो एरो का हेड है, इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ही पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन की तरफ आप उल्टा एरो नहीं लगा सके। इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि आप आर को ऐसे लगा रहे हो। यस क्लियर है ये बात? यस सर क्लियर है। ठीक है, ये गलत होता है, हमेशा याद रखना न्यूक्लियस से ही इधर जाता है। हालांकि कर कुछ भी दो, ओवरऑल आप मैकेनिज्म ठीक दिखा रहे हो, तो टीचर गलती नहीं निकालते हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है सबकी। लेकिन भाई जो रूल है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी एरो किधर भी घुमाओ को खास बड़ी गलती नहीं है, बट यू शुड हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। या क्लियर डू ऑल ना? न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज R, तो भाई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, R नेगेटिव अलग हो जाएगा, यहाँ R नेगेटिव परमानेंटली अलग हो गया। तो ये सीधा सीधा हमने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कर ली, इसको याद रख लेना एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन को। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक हटेगा दूसरा जुड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल किसी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा सबको क्या होता है? है। यस सर ये ठीक है, अब बात करते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यूनिमोलिकुलर का मतलब SN1, देखिए S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर सिंगल मोलिकुलर। यस क्लियर है ये SN1 का मतलब? यस सर। याद रखिएगा हम सब्स्टिट्यूशन ही करवा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन इन द सेंस एक हटेगा दूसरा जुड़ेगा, है ना? तो भाई यहाँ पे एक को हटाना दूसरे को जुड़ाना, लेकिन कैसे जुड़ेगा वो देखिए। यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है? एक टाइम पर सिंगल मोलिक्यूल ही रहेगा। जैसे मैंने पिछली बार भी आपको वही एग्जांपल दिया था, अभी भी वही एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कि आप और आप में से कोई भी एक स्टूडेंट मेरे साथ खेत में है, ठीक है, हम रात को पानी दे रहे थे खेत में, ठीक है, तो आप में से एक ऐसा है, मतलब जो स्टूडेंट है उसको डर लगता है, एनीवन एल्स जो भी मेरे साथ है उसको डर लग रहा है, तो मैं कहता हूं सुबह कि भाई देखो ऐसे है, तू आया था, तू सारी रात सो रहा था आराम से, ठीक है, खेत में जो घर बना हो वहां पे तू सो रहा था और मैं दे रहा था सारी रात पानी। अब मुझे घर जाके सोना है, ठीक है, और मैं घर जा रहा हूं, मैं खाना भी खाऊंगा और तेरे लिए मैं चाय भिजवा दूंगा और खाना भी भिजवा दूंगा खेत में। लेकिन आप क्या बोलते हो कि नहीं सर, आप फोन कर दो घर पे, घर से जब कोई बंदा खाना लेके यहाँ आ जाएगा तो वो मेरे साथ बैठेगा और उसके बाद में आप चले जाना। समझ गए बात? क्लियर है? क्योंकि आपको डर लग रहा, आप अकेले नहीं रहना चाहते। तो ये हो गया बाई मोलिक्यूलर, आपके साथ हमेशा 2 मोलिक्यूल तो रहेंगे, मतलब 2 बंदे आप लोग रहेंगे ही रहेंगे, है ना? या तो मैं हूं आपके साथ, या फिर घर से जो भी पर्सन आएगा वो आपके साथ रहेगा और फिर मैं चला जाऊंगा। क्लियर है? यस सर। ये हो गया बाई मोलिक्यूलर, मतलब एक ही समय पर 2 बंदे रहते हैं। SN1 का मतलब मैं चला गया, आई विल गो, ठीक है, मैं चला गया, आप अकेले रह गए कुछ देर के लिए, उसके बाद दूसरा बंदा चाय लेके आता है, खाना लेके आता है, और फिर आप चाय और खाना पीते हो और तब आप 2 बंदे हो जाते हो। यस क्लियर है? यस सर ये भी ठीक है, तो ये होता है SN1, एक टाइम पर एक ही मोलिक्यूल बनेगा, या तो आप मेरे साथ रह सकते हो या दूसरे पर्सन के साथ रह सकते हो एक टाइम में, या कुछ देर के लिए अकेले भी रहोगे, लेकिन हम तीनों एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। दैट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर, एक टाइम पर एक ही मोलिक्यूल। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जैसे डिस्प्लेसमेंट होती है, क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, हाँ हो तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ही रहे है। आगे बताओ क्या कह रहे हो? फिर जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था हमने। अच्छा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अरे बेटा उसमें मैकेनिज्म नहीं था ना, है तो डिस्प्लेसमेंट ही है, एक को हटा रहे हैं दूसरे को लगा रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन मैकेनिज्म कैसे होता है, वो होता कैसे है? तोड़ के जोड़ेंगे, तोड़ेंगे एक चीज दूसरी जोड़ेंगे, लेकिन कैसे? जरा उसका एग्जांपल पढ़िए फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे देखिए RX है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट 1 बन गई, X धीरे धीरे दूर जाने लग गया, हटने लग गया, ठीक है, X दूर हट गया, R पॉजिटिव बन गया,
स्लो स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग, आरडीएस का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यस क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, धीरे धीरे मतलब एक्स मैं जा रहा हूं आपसे दूर, सोचिए, ठीक है, और अब आप अकेले रह गए, आर पर बन गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल तो मेरे साथ था ये, क्लियर है, तो इसको यूनिमोलिकुलर नहीं कहेंगे, ये तो ट्रांजिशन स्टेट बन गई। आर एक्स इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। यस क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। अब देखिए, जी सर। अब कोई घर से बंदा आता है चाय लेके, न्यूक्लियोफाइल, वो आया इसके पास, धीरे धीरे पास आया, ट्रांजिशन स्टेट 2 बनी, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट 2 है, इसके बाद फिर पक्के वाला बॉन्ड बन गया, अब ये सेकंड स्टेप हो जाता है और ये फास्ट स्टेप है। यस क्लियर है? यस सर। सर तो कार्बोकेटाइन इसमें use बनता क्या होता है कि ये तो दोनों को अलग पढ़ा जा रहा है। क्या बेटा? सर इन दोनों को अलग पढ़ने का कारण क्या है कि मतलब हम यूनिमोलिकुलर को अलग पढ़ते हैं, बाईमोलिकुलर को अलग पढ़ते हैं, बताता हूँ जबकि बेटा, दोनों से सेम ही चीज बनती है। बनेगा सेम, लेकिन रिएक्शन का मेथड अलग हो जाता है ना। अब रिएक्शन का मेथड अलग होगा तो उसमें कुछ गड़बड़ होगी, वो गड़बड़ हम अभी पढ़ेंगे, रुकिए, ठीक है, एक बार पूरा करवा लो फिर बताता हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है भाई, जब वो अकेला था, जब ये आर अकेला था, तो बताइए न्यूक्लियोफाइल हो सकता है इधर से आके इधर से अटैक कर दे, और न्यूक्लियोफाइल हो सकता है जस्ट अपोजिट साइड से आकर यहाँ पर भी अटैक कर दे, कर सकता है ना दोनों तरफ से अटैक, कर सकते हैं सर। तो किसी भी साइड आके जुड़ सकता है, क्योंकि आर पॉजिटिव अकेला था। तो यहाँ वो वही बता रहा है, इन द सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक फ्रॉम आइदर साइड, दोनों तरफ से, ऑफ कार्बोकेटाइन, आइदर का मतलब होता है दोनों साइड से, ऑफ कार्बोकेटाइन टू जनरेट द प्रोडक्ट बनाता है वो, तो रेसमिक मिक्सचर बनता है। अब वो रेसमिक मिक्सचर कैसे बनता है वो बताता हूँ, नीचे देखिए जरा, ठीक है, ये था हमारे पास आर, आर डैश, आर डबल डैश, और साथ में लगा हुआ था एक्स, चारों चीजें अलग लगी हुई हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, यस और नॉट? यस सर। ऑप्टिकल एक्टिव है, तो अब देखो भाई ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, यानी एक्स इसका हट गया। अब देखिए इसका ये पी ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल जो कि पी है, हाइब्रिड नहीं है ये समझ में आ गया होगा, कार्बोकेटाइन में हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होता, पता है सबको? कार्बोकेटाइन में पी ऑर्बिटल होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होता, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी कार्बोकेटाइन की, ये हमने किया था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, तो भाई कार्बोकेटाइन ये बन गया, अब न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है। तो बताइए जरा, जब चार न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के बाद में भी ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा ना, चारों चीजें अब भी अलग है, यस? यस सर। तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल इधर से आया और फिर न्यूक्लियोफाइल दूसरी तरफ से आया, तो ये भाई दोनों ऑप्टिकली डी और एल मिक्सचर बनाएगा, छोटा डी छोटा एल है ये, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट वाला, याद है स्टीरियो में करा था? यस सर, जिससे लाइट पलट जाती है, राइट चली जाती है लेफ्ट। ठीक है, तो यानी ये दोनों बना सकता है। अब अगर मान लीजिए इसको, तो ये समझ में आ गया भी SN1 क्या है? अब मान लीजिए कि यहाँ पर पहले से X जुड़ा हुआ है और न्यूक्लियोफाइल फिर इधर से तो नहीं आ सकता, अटैक नहीं कर सकता, तो वो दूसरी तरफ से ही आएगा ना? यस सर, वहीं से आएगा, दूसरी तरफ से ही आएगा, तो डेफिनेट सी बात है, अगर न्यूक्लियोफाइल दूसरी तरफ से आ रहा है तो दूसरी तरफ से क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर तो कभी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना? नो सर, सिर्फ इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा, एक ही है ना? जैसा कंपाउंड हमेशा बनेगा। इनवर्स, यस, हमेशा इनवर्स कंपाउंड बनेगा, जो बना हुआ है उसका इनवर्स बनने वाला है, ठीक है, जो बना हुआ है उसका हमेशा इनवर्स बनेगा, ये बात समझ में आ गई ना सबको? यस यस सर। सर। तो यानी कि ये होता है SN2 में, SN2 अगर रिएक्शन है तो जो भी कंपाउंड बना हुआ है उसका इनवर्स ही बनेगा, दैट इज द रियल थिंग। क्लियर है बेटा? ठीक है, ये समझ में आ गया। तो SN1 और Yes, SN2 sir. में, यानी SN1 में तो क्या बनता है, हमेशा कंपाउंड जो है वो डी और दोनों एल बनते बनेगा, हैं। रेसमिक मिक्सचर बनेगा, लेकिन SN2 में क्या होता है, हमेशा कंपाउंड जो है वो रेसमिक मिक्सचर एक ही बनेगा, एक ही, और हमारी मर्जी, हम जो बनाना चाहें, डिजायर प्रोडक्ट बनेगा। तो अच्छी रिएक्शन कौन सी हुई? SN2 SN2 हुई, क्योंकि जो हम बनाना चाहें, जिस तरह का बनाना चाहें, हम एक्स वाला, मतलब मैंने मान लो डी ले लिया, ये एक्स वाला है ना, डी, हालांकि एक्स से यहां हट के न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल की वजह से वो एल भी बन सकता है,
और डी भी बन सकता है, मतलब अपोजिट साइड में जुड़ रहा है न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये डी भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, क्योंकि एक एटम के बदलने के बावजूद डी और एल कॉन्फ़िगरेशन बदल सकती है। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल होता है, इसको कोई नहीं बता सकता। आप कह रहे हो ना अपोजिट साइड जुड़ेगा, तो पहले वाला अगर डी है तो दूसरा एल होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल भी तो बदल रहे हैं भाई हम। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. है ना, यानी हम मॉलिक्यूल बता, अगर आप एक्स को हटा रहे हो और एक्स ही दूसरी तरफ से जोड़ रहे हो, एक्स का अटैक दूसरी तरफ से करा रहे हो, फिर कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगी। फिर पक्का अगर डी है तो एल बनेगा, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल सेम एटम है लेकिन दूसरी तरफ जुड़ गया, तो एल बनेगा, डी है तो। यस, क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है सबको क्या? Yes, sir. तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल, लेकिन फिर हम यूं क्यों कह रहे हैं कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? इन्वर्जन तो पक्का होगा, ये डी है, न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल भी अगर डी बना रहा है सपोज, तो हम कहें तो सेम कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन भले ही सेम है, बट अगर ये न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ता तो ये एल बनाता ना, तो इसका मतलब ये इन्वर्ट बना रहा है, खुद के तो वो अपोजिट ही बना रहा है ना न्यूक्लियोफाइल। यस, क्लियर है ये बात? ये समझ में आ गया ना? तो इस तरह से ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। SN2 हमारे लिए फायदेमंद है, तो SN2 में डिजायर प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, SN1 में मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर में से इसको अलग करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, अभी इसमें SN1 में किसी को डाउट नहीं है ना, जितना हमने किया अभी तक? No, sir. No, sir. ठीक है, अब इसमें ना कुछ चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है? मतलब SN1 सिर्फ इतना नहीं है कि बस आपने मैकेनिज्म याद कर लिया, ये तो बच्चों का खेल है। मतलब जो बोर्ड की तैयारी करते हैं इनके लिए ये वाला डायग्राम बना दो, उनको अगर सिर्फ उनको बोलो कि भाई आप लोग सिर्फ इस डायग्राम को याद रख लो, SN1 हो गया खत्म, ठीक है? बट हम इसके फर्दर भी पढ़ेंगे। अब देखिए भाई आगे फास्ट स्टेप, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पहला स्टेप होता है, दूसरा फास्ट होता है, रेसमिंग मिक्सचर बनता है, ये सबको पता होता है। आगे कुछ कुछ को नहीं पता होता। रेट डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये चीज याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब यहाँ पर ये बोल रहा है कार्बोकैटायन की इंटरमीडिएट की रीअरेंजमेंट पॉसिबल है SN1 में। रीअरेंजमेंट क्या होती है इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो इसको इसके ऊपर फोकस अभी मत कीजिए, आगे रीअरेंजमेंट ही करवाऊंगा आपको। इट इज द यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर। तो देखो भाई फर्स्ट ऑर्डर होती है, यूनिमोलिकुलर और फर्स्ट ऑर्डर भी है। यूनिमोलिकुलर से आप फर्स्ट ऑर्डर भी समझ सकते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। यस, क्लियर है? Yes, sir. ये दोनों चीजें याद रखनी है, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर जो Sir, निकालते हैं first reaction- point मतलब क्या है? सॉरी बेटा, व्हाट आर यू सेइंग? Sir, first point. फर्स्ट पॉइंट कहता है रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल्काइल हैलाइड की। अब रेट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों ने किया, केमिकल काइनेटिक हुआ था क्या? Yes, sir. तो बेटा वही है ये, फिर तो वही है। मुझे लगा मैंने रेट ही नहीं करवाया मैं भूल गया था। ठीक है, तो भाई यानी आपने जो रेट ऑफ रिएक्शन में केमिकल काइनेटिक्स में किया था ना रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। ये बोल रहा है वो पहला पॉइंट। Okay. क्लियर है? ठीक है, Yes, अब ठीक है, दूसरा देखिए अब जरा। यूनिमोलिकुलर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी यूनिमोलिकुलर तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, एक टाइम में एक ही मॉलिक्यूल बन पाएगा, दूसरा हट जाएगा, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पहला ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी सही है। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिविटी ऑन न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। जब ऊपर लिख दिया कि एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल पे तो डिपेंड करेगा नहीं, बात ही खत्म। यस, क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए वही ऊपर वाली यही वाला डायग्राम नीचे थोड़ा सा दोबारा से मैकेनिज्म की फॉर्म में एक्सप्लेन करेगा। देखो ये तो रिएक्शन की फॉर्म है, रिएक्शन की फॉर्म, दिस इज नॉट मैकेनिज्म। आपको लग रहा होगा मैकेनिज्म, मैकेनिज्म की फॉर्म ऐसी होती है नीचे, ये है मैकेनिज्म की फॉर्म। ये कह रहा है यहां से ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, हेटेरोलिटिक क्लीवेज, दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ले गया, कार्बन के ऊपर बन गया पॉजिटिव, ब्रोमीन पर बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ब्रोमीन यहां से चला गया तो कार्बन पर बन गया पॉजिटिव, तो ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है। अब इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल या तो इधर से जुड़ेगा या इधर से, किसी भी तरफ से जुड़ सकता है। एक तरफ से जुड़ेगा तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल ऊपर से जुड़ रहा, ऊपर ही ब्रोमीन जुड़ा हुआ था, ऊपर ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, इसको बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर न्यूक्लियोफाइल नीचे जुड़ा, इसको बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यस, क्लियर है बेटा? बॉटम अटैक, टॉप अटैक, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया होगा। यही चीज सेम टू सेम ये वही तो है, रेसनिक मिक्सचर। तो एक डी बनेगा, एक एल बनेगा। अब देखिए कैटलिस्ट यूज इज एजी पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, ये भी पॉइंट याद रखना पड़ेगा। मोर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज मोर फेवरेबल फॉर SN1।
ये पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा। प्रोटिक पोलर सोलवेंट फेवरेबल होता है SN1 को। अब इसका रट्टा मारना है, याद रख लेना। मैं जो बोल रहा हूँ, जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ वो याद रखने पड़ेंगे और लिख कर देखना, याद करके लिख कर। मैं अब भी दोबारा से बोल रहा हूँ, हर रोज बोलता हूँ ऑर्गेनिक के लिए, जो बच्चा ऑर्गेनिक को लिख कर प्रैक्टिस नहीं करता, लिख कर याद नहीं करता, समझ लेना उसको ऑर्गेनिक सबसे मुश्किल लगेगी दुनिया की सबसे मुश्किल। और याद रखना, मेरी MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। और जानते हो मैंने ऑर्गेनिक क्यों चूज की थी MSc में? क्योंकि सब बोल रहे थे ऑर्गेनिक बहुत मुश्किल है, हम नहीं लेते। तो मैंने कहा फिर मुश्किल है तो हम ही लेंगे, बात खत्म, सीधा, सोचने का नहीं। क्लियर है? तो मैंने फाइनल ईयर ओनली, सिर्फ फाइनल ईयर में ऑर्गेनिक पढ़ी थी, बाकी सब ईयर्स में सब कुछ पढ़ा है। ऐसे मत समझना कि सर को सिर्फ ऑर्गेनिक आती होगी। सर मेरे साथ यही हुआ है ऑर्गेनिक को लेके। तो इसका एक ही रीजन है बेटा, अगर आप लिख कर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको ऑर्गेनिक नहीं आएगी। और अगर आप लिख कर देख रहे हो ना, तो ऑर्गेनिक के जितना आसान कुछ है ही नहीं। आप कहोगे ऑर्गेनिक रद्दी, महारद्दी। सर अब नहीं डर लगता, सिर्फ एक दिन खाली ऑर्गेनिक को पूरा दे दिया था, अब बिल्कुल नहीं डर लगा। लिख कर, अब हर रोज बस लिख कर देखिए, जो भी करवाता हूँ लिख कर, याद करो, लिखो, मैकेनिज्म खुद बना के देखो, इतनी आसान लगेगी, बच्चों का खेल। क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, तो देखिए, मोर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट मोर फेवरेबल होता है SN1 में, यानी कि जो ये देखिए वाटर H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, ROH लेस डोनेट कर सकता है, NH3 बिल्कुल डोनेट नहीं करता। तो भाई SN1 को फेवर करेगा वाटर, ROH कम करेगा, अमोनिया बिल्कुल नहीं करेगा। ऑर्डर ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट, ये प्रोटिक सॉल्वेंट का ऑर्डर है, ठीक है? तो यहां से ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इन SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड अलोंग विद द एनायन एंड द सोलवेट दीज आयंस, प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड। तो देखो भाई, कार्बोकैटायन बनता है, ये तो हमें पता है, ये कार्बोकैटायन बन गया ना, पॉजिटिव आयन है ना, साथ में एनायन भी तो बनता है। ब्रोमीन नेगेटिव को कैसे भूल सकते हो आप, वो भी तो सॉल्यूशन में ही है, वो भी बनता है। तो जो प्रोटिक पोलर सोलवेंट होता है वो ब्रोमीन नेगेटिव को भी सेटिस्फाइड कर देता है, पानी उसको चारों तरफ से घेर लेता है, उसका नेगेटिव चार्ज खत्म कर देता है, तो वो किसी और से रिएक्शन नहीं कर पाता। और कार्बोकैटायन बनने के बाद उसके चारों तरफ भी पानी उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज कर लेता है कि भाई रुक जा, दोबारा ब्रोमीन से मत जुड़। समझ गए? यस सर। तो इस तरह से वर्किंग होती है भाई, और इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो SN1 रिएक्शन है उसको फेवर करता है प्रोटिक सॉल्वेंट। आगे बढ़ते हैं अब जरा, ठीक है? अब इसके बाद में भी सीधा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्काइल रिएक्टिविटी। तो देखो भी RI, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। आयोडीन लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा होता है, ये जल्दी हटेगा, सबसे पहले रिएक्शन करेगा। ब्रोमीन लेस है, क्लोरीन उससे लेस, फ्लोरीन उससे लेस। तो जो वीक होगा लिविंग ग्रुप, तो वो क्या करेगा, रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। तो ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अब देखिए भाई, अब एग्जांपल दे रखे हैं SN1 के। पहले ब्रोमीन हटेगा, ब्रोमीन हटने के बाद वाटर में से OH नेगेटिव आयन निकलेगा, तो HBr। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, वाटर में से H पॉजिटिव निकला, वो Br नेगेटिव के साथ में क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। HBr प्लस OH नेगेटिव निकला पानी में से, वो OH नेगेटिव जो है यहाँ अटैक करता है। क्लियर है? तो फिर जुड़ना तो यही चाहिए। ये बात समझ में आ रही है सबको? मॉलिक्यूल ये बनना चाहिए CH2 और यहाँ पर जुड़ जाना चाहिए OH, है ना? बट इसने तो पेंटागनल रिंग बना दी और OH जोड़ दिया, तो ये कैसे हुआ? ये लास्ट लेक्चर में जब हमने पहला लेक्चर किया था, मैंने ये दोनों चीजें छोड़ने को बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो हुआ, वो नए बच्चे आ गए थे, तो ऑब्वियस है उनको भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी था, तो इसलिए हमने शुरू से शुरू कर लिया। और आज आप लोगों ने बोला SN1 भूल गए हो, दूसरे ही दिन भूल गए, है ना? तो फिर मैंने फिर से शुरू कर दिया। तो अब मैं इन दोनों मैकेनिज्म्स को करवाने वाला हूं। तो अब आप लोग अपनी नोटबुक और पेन उठा लेना, मैकेनिज्म आएगा तभी ये मॉलिक्यूल अचानक से ऐसी चीजें बदल जाती है ना, भयानक रूप धारण कर लेती हैं, गैस से बाहर। हमने पढ़ा कुछ, निकला कुछ, हुआ कुछ। तो देखो भाई, यहां पर CH2 ये वाला डब्बा बना रहा हूं मैं, ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद में CH2, CH आएगा, 2 नहीं आएगा, यहाँ CH2। सभी कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी होनी चाहिए, जिसकी 3 है उसके साथ में ये CH2। ब्रोमीन छोड़ के इसको चला गया, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। यस, क्लियर है ये सबको? हाँ भाई, यस सर। ऐसा होगा। ब्रोमीन तो पक्का छोड़ के जाएगा, SN1 है तो ये अकेला रह जाएगा। अब जब ये अकेला रह गया, कार्बोकैटायन अकेला है, सोचिए जरा, जब कार्बोकैटायन अकेला है
1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये है कि नहीं है 1 डिग्री? यस Yes, सर। sir. जिस बच्चों को 1 डिग्री ना समझ में आया तो वो पूछ सकता है। 1 डिग्री सबको समझ में आ गया? 1 डिग्री Yes, sir. यस एक ही कार्बन। तो अगर सोचिए जरा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से घूम के अगर यहां आ जाए तो ये इधर वाला भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी लेके आ सकता है। तो क्या होगा? जरा अब इस सीन को देखना जरा। CH2, यहां पर CH2, बाकी सब सेम बना रहा हूं और ये CH2 बना के दिखा रहा हूं। सोचिए जरा, जब मुझे भी मैकेनिज्म्स में कुछ गड़बड़ लगती है तो मैं उसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर करके हर एक कार्बन को अलग दिखा के फिर उसके बाद में मैकेनिज्म लिखता हूं, आज भी। और अगर आप लोगों को लगता है कि उस चौरस डब्बे को सीधा ओपन करके और सर सीधा क्यों नहीं बना रहे हैं पेंटागनल रिंग, तो भाई इसका मतलब है कि आपको समझ नहीं आएगा, मुझे तो आ जाएगा, मैंने तो प्रैक्टिस कर रखी है। लेकिन जहां पर भी आप लोग भी अटको, हमेशा ऐसे ही करके देखना, 90% सॉल्यूशन मिल जाएगा, 90%। क्लियर है बेटा? यस सर। CH, अब देखिए जरा होगा क्या, ये CH2, तो भाई ये वाला, या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया, मतलब इसके साथ मैंने इस CH2 को बाइंड कर दिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, और इधर से इसके साथ ये ऑलरेडी बॉन्ड था ही, इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। यस, गॉट इट गाइस? यस सर। Yes, sir. अगर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो इसका मतलब पेंटागनल रिंग बन गई कि नहीं बन गई? यस सर। Yes, sir. बन गई. थोड़ी टेढ़ी बनी है क्योंकि हमने सर। बनाई टेढ़ी है, बट पेंटागनल रिंग बन रही है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। अब देखिए जरा, ये CH2 था, तो मैं यहां पर अगर वो CH2 लगा दूं, ये वाला CH2 जो पॉजिटिव चार्ज था, और ये बॉन्ड ऐसे लगा दिया, ये ऑलरेडी था ही, तो इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो OH नेगेटिव आयन जो अटैक करेगा अभी वो इसके ऊपर करेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. पेंटागनल रिंग या तो OH कहीं पे भी जोड़ दो, यहां जोड़ो, एक फर्स्ट पोजीशन पर है, ये मॉलिक्यूल को आप गोल गोल घुमा सकते हो ना किसी भी तरफ से। Yes, sir. यस सर। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे घुमा। अब देखिए ऐसा क्यों बना, जो अब पॉजिटिव चार्ज बना है कार्बन के ऊपर वो 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, दैट इज व्हाई इट विल बी रीअरेंज इटसेल्फ, ये खुद को रीअरेंज करेगा। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होता है, वो जो उसने लिखा था ना कि कार्बोकेटाइन रीअरेंज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ रिंग बन रही है। पहला रीजन है कि रीअरेंजमेंट होगी क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये जो कार्बोकेटाइन है ये 2 डिग्री है। ठीक है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। ठीक है भाई, पहली बात। और ये था 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज की बात करते हैं। दूसरी चीज क्या कहती है? 1 डिग्री 2 डिग्री तो हमें समझ में आ गया। 5 मेंबर्ड रिंग आर मोर स्टेबल देन 4 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर में कितने डिग्री का एंगल होता है? और 4 मेंबर में तो 90 डिग्री का होता है, दिख रहा है सीधा सीधा, है ना? तो 5 मेंबर्ड रिंग आर मोर स्टेबल। 5 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल। ये समझ में आ रहा है भाई? Yes, दो sir. रीजन है, दो रीजन भाई। इसका रीजन क्या है, कोई बता सकता है? इसका सेंटर का एंगल कितना होता है 5 मेंबर्ड रिंग का? 72 प्लस 72 72 कितना हो होता है भाई? 144 डिग्री। एक 144 है ना? Yes, sir. तो 140, ये वाला एंगल होता है 144 डिग्री और ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री। बताओ भाई कौन सा स्टेबल होगा? डिस्टेंस मोर द डिस्टेंस। वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मोर द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द केमिकल बॉन्ड। तो यह यानी स्ट्रक्चर भी वैसा बनेगा। तो 5 मेंबर रिंग बहुत स्टेबल होती है। 6 मेंबर भी स्टेबल होती है, 5 और 6। 7 वाली फिर अनस्टेबल हो जाती है। क्यों? उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। और 4 और 3 वाली सबसे अनस्टेबल होती है। समझ गए? तो इस तरह से कुछ चीजें चलती हैं। क्लियर है बेटा? तो 2 रीजन हैं, पहला तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है, और दूसरा 5 मेंबर्ड रिंग। तो इस वजह से ये रीअरेंजमेंट हो गई।
क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया? यस सर। अब ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा खतरनाक वाला केस, ये वाला 4 मेंबर्ड रिंग और 3 मेंबर्ड रिंग में 3 वाली सबसे ज्यादा अनस्टेबल होती है। 3 वाली में तो 60 डिग्री का एंगल होता है, 4 वाले में तो 90 का होता है। यहां पर तो 3 मेंबर्ड बन रही है। अब उल्टा केस आ गया। अब इसको जरा एक्सप्लोर करते हैं सेकंड वाले को। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है। यहां पर मैं वही चीज लगा रहा हूं, CH2 CH2, इस तरफ CH2, यहां पर था CH, ठीक है, और इसी के साथ एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ था। 4 वैलेंसियां कार्बन की पूरी करनी है, याद रख लेना। किसी भी तरह से बाकी की वस्तु हाइड्रोजन से कर सकते हो। अगर मैं कोई एक आधा हाइड्रोजन कम लगा दूं या ज्यादा लगा दूं तो आप अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। और ऐसी गलती कॉमनली हो जाती है, टीचर्स से भी होती है। कई बार बच्चे गलती, या कोई और टीचर देख रहा होता है वो गलती निकाल देता है, या बच्चा कहता है देखो तुम्हारे सर को तो 4 वैलेंसी का ही नहीं पता, मुझे अच्छे से पता है, ठीक है, आप लोगों को भी अच्छे से पता है, बट बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है, ठीक है। चेक करने वाले को भी लगता है कि पूरी वैलेंसी कर ही दी होगी, हमें भी फील होता है, दोबारा आंखों में से चला जाए तब भी लगेगा नहीं पूरी है वैलेंसी। तो अगर ऐसा है तो आप लोग कम से कम श्योरली ये चीज जरूर श्योर करना, एंश्योर करना कि ऐसी गलती हो सकती है। मुझे बता देना अगर सामने दिखाई दे रहा तो, अगर ना दिखाई दे तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर है बेटा, ये समझ में आ गया? जी सर। यस सर। अब देखिए, अब यहां से मुझे उड़ाना ब्रोमीन को, तो मैं सबसे पहला काम करूंगा ब्रोमीन को यहां से उड़ा दूंगा। अगर ब्रोमीन यहां से उड़ गया, SN1 रिएक्शन है ना, तो पक्के तौर पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तो बनेगा। तो लो भाई, इस कार्बन पर बन गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये वाले मैकेनिज्म की बात हो रही है, इसको एरो भी कर रहा हूं, ठीक है। इस पे बन गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बनने के बाद क्या होगा, अब होना क्या चाहिए, इसके ऊपर अटैक करता है OCH3, ठीक है। H पॉजिटिव इसका Ag ये ले जाता है, Ag पॉजिटिव की प्रेजेंस में H पॉजिटिव हट जाता है, OCH3 इसके ऊपर अटैक करता है। ये देखो OCH3 जुड़ा हुआ है। ये CH2 कहां से आया भाई, इसके पास 4 कार्बन थे, 3 तो ये रहे, तो चौथा ये रहा। यस, क्लियर है? यस सर। तो OCH3 यानी OCH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट इस पे अटैक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। फिर हुआ क्या, ये अटैक करता है तो यहां ध्यान देना, ऑक्सीजन के पास में अब क्या हो रहा है। अब ये ध्यान देने वाली बात है, सर ऑक्सीजन के यहाँ तो पास ईथर बन जाएगा ना? 2 लोन पेयर है ना, 2 लोन पेयर प्लस एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर हो गए। हाँ भाई, यस सर। ये समझ में आ रहा होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो 3 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज के। ये तीनों लोन पेयर जो ना, ये इन बॉन्ड्स को रिपेल करते हैं, इन दोनों बॉन्ड्स को। ये इसके साथ चिपक तो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको चिपका भी दें CH के साथ में, और यहाँ ऑक्सीजन और CH3 लगा दिया, और ये 90 का बॉन्ड है CH2, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, तो ये क्या करेगा, ये जो लोन पेयर्स हैं, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ, मैं इस हाइड्रोजन को ऐसे दिखा देता हूँ। तो ये जो लोन पेयर हैं, ये भाई इनको रिपेल करते हैं। हाइड्रोजन नीचे चला जाएगा, वो नहीं रिपेल होगा, लेकिन ये दोनों लोन पेयर इनको रिपेल करेंगे। इस रिपल्शन की वजह से ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो हाई ऑक्सीजन को चाहिए खुली जगह के चक्कर में ऑक्सीजन अनस्टेबल ट्राई 3 मेंबर्ड रिंग बनाती है। तो वो 3 मेंबर्ड रिंग कैसे बनेगी, तो ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री भी है, ध्यान रख लेना, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, है ना 2 डिग्री। यस सर। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, मैं इसको नीचे लिखता हूं, ठीक है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, सिर्फ 2 डिग्री डाल रहा हूं भाई, कार्बोकेटाइन नहीं लिखता, ठीक है। तो अब होगा क्या, तो सिंपल सी बात है, अब यहां पर 3 मेंबर्ड रिंग बना दो, और कुछ नहीं कर सकते हम, इसका इलाज हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये रिपल्शन की वजह से 3 मेंबर्ड रिंग जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है, यानी यहां पर लगेगा CH2। तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड टूटकर यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला बॉन्ड यहां पर पहुंच रहा है, तो अब एक बॉन्ड तो खाली हो जाएगा ना। क्या होने वाला है भाई, जरा ध्यान से देखो, इसके साथ लगेगा CH जिसपे पॉजिटिव चार्ज था, और ये O नेगेटिव CH3 जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। यस, समझ में आया ये? सर तो 1 डिग्री हो गया, लेकिन हाँ, ये 1 डिग्री हो गई, यही तो बता रहा हूं, ये 2 डिग्री से 1 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर नहीं टिक सकता, इस बॉन्ड एंगल को वो डिस्टर्ब करेगा, इस वजह से फिर से रीअरेंजमेंट हो जाएगी, और ये कार्बोकेटाइन बनेगा 1 डिग्री। सर इसीलिए ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा।
हाँ ये अभी देखो ट्राई मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है, लेकिन उसके बावजूद पहला केस में मैंने कुछ और बताया, ट्राई मेंबर्ड थ्री कार्बन की चेन जो है वो अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, उसके बावजूद 4 से 3 बन रही है। हालांकि 4 भी अनस्टेबल होती है, 4 भी कोई बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती, उसी अनस्टेबिलिटी की वजह से उनका बॉन्ड टूटा और ऑक्सीजन ने उसको रिपेल किया और ऑक्सीजन यहाँ पर इस तरह से जुड़ा। लेकिन होगा क्या, वो कार्बन इधर जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा तो वो दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और फिर उसके बाद जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको जुड़ने के लिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब थोड़ा सा बेटर जरूरी है भाई हमें करना। तो देखते हैं क्या क्या कैसे हो सकता है। ये वाला बॉन्ड डेफिनेटली इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये तो इसके साथ सही जुड़ गया है ना, और ये हट गया, तो उसके बाद इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नहीं न्यूट्रल रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन चला गया, ये आ गया, तो एक H, ठीक है एक H और ये CH2 बनेगा ना। अब एक H पॉजिटिव जो इसका H पॉजिटिव था यहाँ पर CH2 बन गया भाई, ये ध्यान रख लेना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक और H पॉजिटिव भी होगा, H पॉजिटिव, ये वाला H पॉजिटिव भी यहाँ पर अटैक करेगा। ये समझ में आ रही है? अभी इसकी वैलेंसियां पूरी हैं। यस क्लियर है सबको? सर एक और बार रिपीट कर दो। हाँ बेटा, ये मैं ऊपर वाला थोड़ा अलग लिख देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। बोलो बोलो आप अपना सर क्वेश्चन। नीचे CH2 में 5 बॉन्ड्स बनाया है आपने। क्या? सर जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन के साथ जो CH2 लगा लेफ्ट में उसके आपने 5 बॉन्ड्स बना दिए। किसके 5 हैं? 2 2 4, अच्छा हाँ एक CH इधर रहेगा अभी, ठीक है, तो CH, ठीक है मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, रुकिए, यही गड़बड़ मैं ढूंढ रहा था कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, रुकिए जरा देखते हैं कौन किस पे अटैक करेगा, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है अभी। ये यहां से अटैक तो नहीं होने वाला, CH अटैक करेगा दूसरे कार्बन पे एक्चुअल में, ठीक है, ये यहां से हटेगा, 2 डिग्री कार्बन है, ये वाला CH का ये वाला बॉन्ड, ये CH इसके साथ अटैक करेगा। सोचो भाई कौन कहाँ अटैक करेगा, कोई बताएगा मेरे को? सर तो CH प्लस है और इसके साथ CH2 है, सारे बॉन्ड तोड़ के उसके साथ जुड़ जाए तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। उसके बाद सर उसके ऊपर 3 डिग्री पॉजिटिव कार्बोकैटायन है तो ऑक्सीजन जो प्राइमरी वाला है उस पर अटैक करेगा और नेगेटिव चार्ज फिर उसको देगा, फिर इसके ऐसे कुछ होगा। एक एक करके बताइए कौन किसके साथ जुड़ेगा। ये आ गया 2 4 और एक 5 6 CH2, ये H इधर आ गया, CH2 मतलब बाहर जाएगा कार्बोकैटायन CH2, कार्बोकैटायन बनेगा CH2, CH2 पर पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, भाई कैसे होगा मैकेनिज्म, मुझे एरो में गड़बड़ लग रही है, किसी एरो कहाँ लगेगा कोई बता सकता है क्या? सोचिए जरा, नीचे वाला स्ट्रक्चर आपको पता है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर पता है, बीच के अंदर क्या आने वाला है ये सोचो, कौन किसके साथ जुड़ा है ये जरा सोच के देखो। CH जुड़ेगा CH2 के साथ में, ये बॉन्ड इधर जाएगा, हाँ ये वाला बॉन्ड टूट के, ये वाला बॉन्ड टूट के यहां अटैक करेगा। क्लियर है? अभी सही है क्या? देखो ये बॉन्ड अगर इधर अटैक करेगा तो ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव यहां अटैक करेगा। यस समझ में आया भाई? इस CH2 के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि CH2 पॉजिटिव बन जाएगा, तो CH2 अगर ये CH2, ठीक है CH2 पॉजिटिव बनेगा और ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये बन गई ट्राई मेंबर्ड रिंग, इसके ऊपर अगर ये अटैक कर देता है इलेक्ट्रॉन, इसका पॉजिटिव चला गया, CH2 इसके साथ जुड़ गया, ठीक है इसका पॉजिटिव चला गया, ठीक है इस पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है सब सही है। यस क्लियर है बेटा अभी? ठीक है, इसको ध्यान से कर रहे ना मैकेनिज्म को, एरो कैसे घूमते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब जरूरी है। अब ध्यान से देखो, मैं आप लोगों को जो बोल रहा था कि आप लोग भी मेरे साथ काउंट कर रहे हो कि नहीं, नोटबुक पे बना के देखो, ठीक है। जिस भी बच्चे ने देखा था यहाँ पे कि वो 5 बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के, उस एक बॉन्ड ने यहाँ के पूरे एरो पलटवा दिए। सोच लो, सिर्फ एक बॉन्ड ने, क्योंकि अगर मैं यहाँ सही हूं तो मैं यहाँ सही था,
बट यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई थी, इस वजह से यहाँ गड़बड़ हुई है। यस, क्लियर है ये बात। और ऐसे करके हमें एक छोटी सी चीज से भी बड़े सारे हिंट मिल जाते हैं कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बिना प्रैक्टिस के, बिना बनाए ऑर्गेनिक नहीं होती है। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ध्यान से कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं जरा। हाँ बेटा। सर अगर ये इतना अनस्टेबल है तो रिंग तोड़ क्यों नहीं देता? अरे इतना भी अनस्टेबल नहीं, मतलब स्टेबल तो है, ठीक है, बट अगर रिएक्शंस की दुनिया में देखें और स्टेबिलिटी की दुनिया में देखें तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। 3 मेंबर्ड रिंग हाईली अनस्टेबल है। लेकिन कमाल ये देखिए, 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर अगर एक डबल बॉन्ड आ जाए ना और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये एरोमेटिक बन जाता है। और ये एरोमेटिक हाईली एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल बन जाता है। यही हाईली स्टेबल बन जाता है। समझ गए? बहुत गड़बड़ है, झोल झाल। क्लियर है? ठीक है। सर तो एक बार ये मैकेनिज्म क्या बेटा दोबारा बताऊं? यस सर। ठीक है, देखिए क्या है, चलो दोबारा से बताते हैं। देखिए ये क्या था, 4 मेंबर्ड रिंग थी। तो 4 मेंबर्ड रिंग ने क्या किया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर लेता है। तो अगर ये वाला कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है 2 डिग्री है, तो इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। दिस वन इज द कार्बन, ये वो कार्बन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो देखो यहाँ क्या होगा, ये बन गई ट्राइएंगुलर रिंग, और ये ट्राइएंगुलर रिंग में ये वाला बॉन्ड तो टूट चुका था, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर CH2 है। तो ये कुछ ऐसा होगा। यस, समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है। अब अगर मान लो कि आपको ये समझ नहीं आया तो मैं इसको और इजी करके यहां बनाता हूं फिर। ठीक है, OCH3 ग्रुप को बाद में अटैक करवाते हैं कि अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो डेफिनेट सी बात है उसको थोड़ा अलग तरीके से। और आप लोग भी इस मेथड को जरूर सीखना। ये CH था, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया, इसके बाद में ये जो CH2 था, ये रहा CH2, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर जो OCH3 ग्रुप है जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो अब इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और ये बन गया 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो कि अनस्टेबल होता। ठीक है, बट ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, पर यहाँ पर कहानी कुछ हो रही है। ठीक है, ये एक्सेप्शन की तरह आप इसे याद रख सकते हो कि इसका कारण क्या है। समझ में आ गया होगा सबको? लोन पेयर रिपेल करते हैं, विल रिपेल। लोन पेयर रिपेल करेंगे जिसकी वजह से ये जो रीअरेंजमेंट हुई है वो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी। यस, क्लियर है बेटा? अभी सही है, अभी सभी सही लगेगा, समझ में भी आएगा, है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, तो ये दोनों हो गए भाई मैकेनिज्म, और इन दोनों मैकेनिज्म्स को अच्छे से नोटबुक पर लिख कर अगर याद नहीं करेंगे, नहीं याद होंगे, साफ बता देता हूँ, ये याद नहीं होंगे। ठीक है, आपको ये दोनों स्ट्रक्चर्स याद करने हैं। उसके बाद देखिए आगे वाले बहुत आसान है। यहां से ब्रोमीन उड़ाइए, ब्रोमीन उड़ गया तो ये कार्बोकेटाइन पॉजिटिव बनेगा, कार्बोकेटाइन ये पॉजिटिव बन रहा है, तो ये पूरा CH3 नेगेटिव यहां से उठकर यहां अटैक कर देगा। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? ये पूरा यहाँ अटैक कर देगा, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव बनेगा, ये बनेगा कार्बोकेटाइन बाद में, और ये कार्बोकेटाइन जब यहाँ से ब्रोमीन चला जाएगा। ठीक है, तो जब ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो भाई जो OC2H5 है वो इसी पे अटैक करेगा ना, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। 3 डिग्री बनेगा इसमें। यहां दिखा देता हूँ इसको 3 डिग्री। यस, क्लियर है ये? या इसको एक्सप्लोर करके लिखूं? बताओ बेटा। सर हाँ बोलो। सर CH3 की जगह हाइड्रोजन उठ के नहीं जा सकता कार्बन वाला? हाइड्राइड शिफ्ट भी होता है। ठीक है, हाइड्राइड भी होता है, बेंजीन भी होता है, बहुत सारे शिफ्ट होते हैं। कौन किसका पीरियोडिक ऑर्डर ज्यादा है, किसका पीरियोडिक ऑर्डर कम है, वो भी हम करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन को भी दिखाने वाले हैं, चिंता मत करो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए फिर भाई इसको मैं एक्सप्लोर करूं या यहीं से आपका काम चल जाएगा, बताओ जरा। सर यहीं से हो जाएगा। यहीं से हो जाएगा, ठीक है देन, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, 4th वाला D, इसके अंदर क्या हो रहा है? H2O यानी OH अटैक करेगा, H2 है तो ठीक है, ब्रोमीन हटेगा, OH अटैक करेगा। तो OH भाई किसी दोनों तरफ कर सकता है, यहां भी कर सकता है और इस तरफ भी कर सकता है, तो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल बनाएगा, सीधी सी बात है, रैसमिक मिक्सचर बनाएगा। कार्बोकेटाइन जब रीअरेंज होता है तो रैसमिक मिक्सचर का कोई चांस ही नहीं है। वो जहां रीअरेंजमेंट हुआ तो वहां पर H पॉजिटिव आयन यहां पर बनेगा, कार्बन पर पॉजिटिव, तो डेफिनेट है इधर से तो नेगेटिव आयन नहीं घुस सकता। क्यों नहीं घुस सकता?
बल्कि ग्रुप CH3 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 तीनों तरफ लगे हुए हैं, उसको जहां खाली जगह मिलेगी O2C2H5 को जहां खाली जगह मिलती है वहीं से अटैक करेगा। तो इसलिए यहाँ पर कोई रेसमिक मिक्सचर बनने का कोई चांस नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, ये CH3 बराबर है, सारे सेम है, तो वैसे ही रेसमिक मिक्सचर नहीं बन सकता, है ना। कोई दो ग्रुप भी सेम हुए तो एनेंटियोमर्स आर नॉट पॉसिबल, दे कैन नॉट मेक द रेसमिक मिक्सचर। यस, क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक, ये चीज याद रख लेना। और रिंग के केस में आपको पता है उसने तो रिंग ही बनना है, रिंग में रेसमिक मिक्सचर के चांसेस बहुत कम होते हैं, जब तक वो सारे के सारे यहाँ हाइड्रोजन होते हैं ना, फिर दो हाइड्रोजन है कार्बन के पास में, तो फिर ये भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी रेसमिक मिक्सचर की प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखना। अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म आएगा, जब आपके पेपर में एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वहां क्या डालते हैं, रीअरेंजमेंट डाल दी, रीअरेंजमेंट के साथ में क्या डाल देते हैं, रेसमिक मिक्सचर का भी कॉन्सेप्ट डाल देते हैं कि रेसमिक मिक्सचर बनेगा कि नहीं, और ऊपर से रिंग फॉर्मेशन वाला रीअरेंजमेंट डाल देते हैं जो दिमाग खराब कर देता है। ये एडवांस लेवल को बनाता है, चीजें वही रहेंगी बट एडवांस लेवल में बस दो तीन चीजें, दो तीन कॉन्सेप्ट एक ही जगह पर घुसा देते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, इसके अंदर भी रीअरेंजमेंट होती है, ब्रोमीन यहाँ से हटेगा तो देखो ये वाला CH3 इधर अटैक करेगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव बनेगा, ये कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन बन गया, तो भाई OCH3 यहाँ जुड़ेगा और ये CH3 इधर आ गया। यस, क्लियर है, ये भी रीअरेंजमेंट है, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ये कर सकते हो खुद। सर ये तो जी सर। ठीक है, C और D सेम है इनका मैकेनिज्म, इसको एक्सप्लोर करके खुद लिखना, ऐसे नहीं कि बस शक्ल देख के, ठीक है, ये लगभग सेम है, सेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आती है बात भाई SN2 की। तो SN1 हमारा खत्म हो गया, SN2 को करना थोड़ा सा आसान रहेगा क्योंकि बाकी की चीजें सेम सी रहने वाली है, ठीक है। तो SN2 को स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, रीजन वायर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, जरा साफ बोलिए बेटा, दोबारा से बोलो या लिख दो मेरे को। किसी को समझ आया भी? अमन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? नो सर। नहीं यार बेटा, लिख दो या आवाज साफ करो, कोई बात नहीं, इतने मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा, ठीक है, आप लिख दीजिए अगर टाइप कर सकते हैं तो। देखिए भाई, बाई मोलिक्यूलर, अब आती है बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2, S सब्स्टिट्यूशन, N न्यूक्लियोफिलिक, N पैरों में लगा होता है, ठीक है। 2 मतलब बाई मोलिकुलर, तो बाई मोलिकुलर का मतलब अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, वो 2 स्टेप थी, ये सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। रेट ऑफ द डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। रेट जो है वो डिपेंड करेगा किस पर, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर। सबस्ट्रेट क्या होता है, जिसके ऊपर अटैक होता है, रिएक्टेंट जिसके ऊपर अटैक होता है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वो रिएजेंट होता है ना, जो पहले अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर रहा है। तो मैकेनिज्म देखिए इसका, सीधी सी बात है, सिंगल स्टेप है, मतलब एक्स यहां से धीरे धीरे दूर जाएगा। देखिए ये वाली स्टेप ट्रांजिशन स्टेट, एक्स धीरे धीरे दूर जा रहा है, एक्स का बॉन्ड टूट रहा है और न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे पास आ रहा है। एक ही समय में न्यूक्लियोफाइल के साथ में एक मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है ना, और एक ही समय में आपको एक्स के साथ भी एक मॉलिक्यूल दिखेगा। ये देखिए एक्स के साथ भी है, न्यूक्लियोफाइल के साथ भी है, तो आपको एक ही समय में 2 मॉलिक्यूल दिखाई देते हैं, इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं। यस, क्लियर टू ऑल, समझ में आ गया बाई मॉलिक्यूलर का मतलब? सही, एक बार रिपीट कर दो। ठीक है बेटा, रिपीट करते हैं। देखिए न्यूक्लियोफाइल तो धीरे धीरे आ रहा है इधर से, और एक्स धीरे धीरे यहां से वापस जा रहा है, एक्स जा रहा है, हट रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। इसको ऐसे ले लो, जैसे मैंने बोला आपको क्या एग्जांपल दिया था कि मैं घर की तरफ जा रहा हूं और घर से कोई बंदा चाय लेके वापस आ रहा है, हम दोनों रास्ते में मिलेंगे, ठीक है, लेकिन आप क्या होगा कि कुछ देर के लिए अकेले रह जाएंगे, अगर वो बंदा पहले निकल गया तो हम दोनों तो मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पहले वो आएगा, जो वो अंदर घर के एंट्री कर रहा है, तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल रहा हूं, तो न्यूक्लियोफाइल अंदर घर के एंट्री कर रहा है, जुड़ने की कोशिश कर रहा है, और एक्स दूसरे दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। यस, क्लियर है? यस सर। एक ही टाइम में दोनों मैकेनिज्म, यानी ऐसा टाइम आएगा जब दोनों के दोनों अंदर होंगे, जब वो दरवाजे की दहलीज पर होंगे तो दोनों अंदर होंगे, है ना? क्लियर है? तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे जुड़ गया, एक्स नेगेटिव लीव करके चला गया, तो यानी अब इसने तो डेफिनेट है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन करेगा। तो देखिए अभी रेट जो है डिपेंड करता है दोनों पर, ये क्लियर हो गया होगा, न्यूक्लियोफाइल और हैलाइड पर। बाई मोलिक्यूलर है, बिल्कुल बाई मोलिक्यूलर है। कंसर्टेड प्रोसेस है, कंसर्टेड का मतलब क्या होता है भाई?
कंसर्टेड का मतलब है एक साथ हो जाती है जो प्रोसेस, मतलब कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है एक साथ। अब एक साथ को मैं इंग्लिश में क्या बता सकता हूं, मतलब वो हट रहा है और वो लग रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं, क्या बोले इसको? साइमल्टेनियसली, यस दैट इज द राइट वर्ड, है ना, साइमल्टेनियसली। सर या तो सिंगल स्टेप। वो ठीक है बेटा, सिंगल स्टेप कह सकते हैं, वो तो ऊपर आ गया था, सिंगल स्टेप है। साइमल्टेनियसली क्या होगा, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, समझ में आ रहा भाई? तो साइमल्टेनियसली अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसको बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म, वन स्टेप, यहां लिखा भी हो वन स्टेप कंसर्टेड, दो बार एक ही चीज को दो बार लिख रहा है। इट इज सेकंड ऑर्डर। अब यहां पर देखना, पहले वाली क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर थी, तो ये सेकंड ऑर्डर है, इसीलिए इसको बाइमोलिकुलर भी कहते हैं। ठीक है, कुछ टीचर इसको सेकंड ऑर्डर, इस 2 को बोलते हैं कि वो सेकंड ऑर्डर है, 2 का मतलब बाइमोलिकुलर है, ना कि सेकंड ऑर्डर। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर भी होती है तो उनकी दोनों बातें सच है, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं। अब मैंने पूछा सी एंड ई के रिएक्शन में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 और 1 डिग्री होगा ना, सी और ई, देखें बेटा, सी और ई, सी और ई में, हाँ बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है 2 और 1 से, डेफिनेटली हमेशा 3 डिग्री ही स्टेबल होता है। सिर्फ जो हमारा बी केस है ना, बी केस, उसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर्स की वजह से रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से 2 डिग्री से वो 1 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल हो जाता है। स्टेबल नहीं होता एक्चुअल में, दिस इज नॉट स्टेबल। कार्बोकेटाइन तो 2 डिग्री स्टेबल है, बट 1 डिग्री वाला बनता है और वो 1 डिग्री के साथ ही बॉन्ड बनाता है। स्टेबिलिटी तो 2 डिग्री की ज्यादा होती है 1 के मुकाबले। यस, क्लियर है ये बात सबको? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब तो ये समझ में आ गया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं जरा इसी के अंदर। भाई सारी स्क्रीन व्हाइट दिखा रही है, ब्लैक दिख रही है? अभी ब्लैक हो गई है ना, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड वेयर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक प्लेस। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक प्लेस, ये अब हम बात कर चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ये आपको समझाने की जरूरत है ना। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल यहां से आ रहा है और ये मान लो कि कोई एक्स जुड़ा हुआ था, इसने बोला एल जी, ठीक है, एल कुछ जुड़ा हुआ है, जी का मतलब ग्रुप है, एल मतलब कॉन्फिगरेशन का है, तो एल ग्रुप जो है वो हट गया, न्यूक्लियोफाइल यहां पर जुड़ गया, तो इसने इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन को इन्वर्ट कर दिया। जैसे छतरी है ना, ये मान लो ये छतरी की डंडी और इस तरफ ये छतरी है, समझ में आ रहा है अभी सबको? अब देखिए डंडी, छतरी की डंडी बदल गई और छतरी पलट गई। जैसे आप लोग जब बरसात में बहुत तूफान होता है तो छतरी ऊपर की तरफ पलट जाती है ना, देखा होगा सबने? ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्ट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन ही इन्वर्ट हो गई। ठीक है, हालांकि न्यूक्लियोफाइल जो कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा वो तो वही बनाएगा, और डी बनाएगा कैल बनाएगा वो तो वो जाने, ठीक है, वो तो एक्सपेरिमेंटल है, बट हमारे हिसाब से छतरी पलट गई तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम वही वाला सेम ग्रुप का अटैक करवा दें तो डेफिनेटली, अगर ये पहले एल था तो अब इस बार ये डी हो जाएगा। कब? अगर ग्रुप सेम वाला अटैक हुआ, तो डिफरेंट हुआ तो वो ग्रुप पे डिपेंड करेगा, डी बनाएगा, एल बनाएगा, सेम भी बना सकता है, डिफरेंट भी बना सकता है। तो देखिए पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट इज फेवरेबल, उसमें क्या था, पोलर प्रोटिक था, इसमें पोलर ए प्रोटिक है। हाँ भाई, क्लियर है बेटा? फेवरेबल नॉट पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक नहीं होना चाहिए, पोलर ए प्रोटिक ही फेवरेबल होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, because in the case of the polar protic solvent the nucleophilicity of the anion is decreased due to the solvation and such solvation is not possible in case of the polar aprotic solvent। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो एनायन की डिक्रीज हो जाती है, न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनायन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज कर देगा, सॉल्वेशन डिक्रीज्ड, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द एनायन डिक्रीज ड्यू टू सॉल्वेशन, सच सॉल्वेशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर ए प्रोटिक में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमें पोलर तो चाहिए पर ए प्रोटिक चाहिए, उसमें प्रोटॉन नहीं होना चाहिए, एच पॉजिटिव आयन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एच पॉजिटिव आयन न्यूक्लियोफाइल को पकड़ लेगा और उसको कुछ ज्यादा ही अनस्टेबल कर देगा, ज्यादा ही स्टेबल कर देगा, जिसकी वजह से सर CH2, क्या बेटा? CH2 भी तो हो जाएगा एग्जांपल में। CH2, CH2
CH2, हाँ CH2 बिल्कुल एप्रोटिक है, ठीक है। तो अब देखिए जरा, अब इसका कारण पीछे वाले केस में ऐसा क्यों था? पीछे वाले केस में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज परमानेंटली बन गया था, इस केस में कार्बन पर पॉजिटिव नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल को अगर H पॉजिटिव आयन मिल रहा है प्रोटिक सॉल्वेंट से, तो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जाना चाहेगा, इजी टारगेट है, बजाय कि न्यूक्लियोफाइल इसके साथ भिड़े जिसके अंदर पहले से ग्रुप जुड़ा हो, जो छोड़ के नहीं जा रहा। समझ में आ गया भाई? क्लियर है ना? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द रेट ऑफ द SN2 मैकेनिज्म। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर ग्रुप लगा दोगे, जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, वो SN2 मैकेनिज्म के रेट को बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जो विड्रॉ कर ले, जो इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले जाए, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो न्यूक्लियोफाइल डेफिनेटली यहाँ पर आसानी से अटैक करेगा, ठीक है। बट इतना अच्छा नहीं होना था कि छोड़ के चला जाएगा, अगर छोड़ के चला जाएगा तो SN1 हो जाएगा फिर, ये भी ध्यान रख लेना। क्लियर है? अब देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं भाई? ये ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन क्या कर रहा है? ब्रोमीन यहाँ से जाएगा, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, एल्डिहाइड है ये, C डबल बॉन्ड OH। तो एल्डिहाइड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से छीन रहा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा देगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो वो ब्रोमीन को छोड़ेगा नहीं, वो कहेगा कि भाई पहले कोई न्यूक्लियोफाइल आए और वो अटैक करे मुझ पे, तब मैं ब्रोमीन को जाने दूं, वरना नहीं जाने दूंगा। क्योंकि अगर ब्रोमीन चला गया तो इधर से ऑक्सीजन मेरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इधर से ब्रोमीन लेके चला जाएगा, तो मैं तो मर जाऊंगा ना। क्या करूं मैं? मर जाऊं, है ना? ऐसा कोई डायलॉग सुना हुआ है ना आप लोगों ने, है ना? मरने वरने का नहीं, मारने का, मरने का नहीं, सीधी बात। कोई तकलीफ दे रहा है तो पहले उसका जाके सिर फोड़ दो, खुद मरने में क्या फायदा है यार, है ना? सामने वाले पे तो कोई असर होता नहीं है मरने से। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिए, OCH3 ब्रोमीन, अब ऑक्सीजन ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, वहां पर डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो ये कम खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को। H जुड़ा हुआ है तो और भी कम इलेक्ट्रॉन्स को, तो ब्रोमीन आसानी से हट सकता है। ये भी ब्रोमीन आसानी से हट सकता है, तो SN1 की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो? SN2 से SN1 की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो ये लेस रिएक्टिविटी है। सोल्ड एग्जांपल्स हैं अब इसके भाई। विच वन ऑफ द गिवन द रिएक्शन इज फेवरेबल? कौन सी रिएक्शन फेवरेबल है इन दोनों में से, 1 और 2? आंसर्स दे रखा है ए वाली। कैसे? देखिए, ब्रोमीन है, ब्रोमीन को हटाओगे, OCH3 जुड़ेगा, CH3S जुड़ेगा। सेकंड केस में क्या कह रहा है ये? ब्रोमीन को हटाओगे, सेम ही चीज दे रखी है नहीं? अच्छा, कार्बन की चेन बड़ी कर दी इसने, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड कर दिया। ए इन केस 1 रेट इज स्लोअर देन 2, 1 के केस में रेट स्लो है 2 के मुकाबले, बिकॉज न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप, नीचे की तरफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। ये बात समझ में आई भी? ये क्या कह रहा है? तो जिसका रेट स्लोअर है, फास्ट कौन सा होगा? विच वन गिवन फेवरेबल? फेवरेबल कौन सा होगा, स्लो रेट वाला या फास्ट रेट वाला? फास्ट रेट वाला। न्यूक्लियोफिल, अब देखिए जरा, आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी, स्लो रेट वाला। सुनिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग चाहिए कि वीक चाहिए? इसके ऊपर अटैक करवा रहे हो, कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव है तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना? इन केस 1 रेट इज स्लोअर देन 2, पहले का रेट स्लो है, दूसरे का रेट फास्ट है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। रेट फास्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर फास्ट है तो डेफिनेट सी बात है ये पहले जुड़ेगा। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये याद रखना, इसका रेट पहले जुड़ने वाला है। सेकंड के केस में रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर देन 2, तो सेकंड में फर्स्ट वाले का रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर है 2 के मुकाबले। क्यों? क्योंकि ये स्टेबलाइज्ड है कार्बोकेटायन। किससे स्टेबलाइज्ड है? रेजोनेंस से, है ना? तो अगर ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है तो डेफिनेट सी बात है ये उस कार्बन पर अटैक क्यों करेगा जिसपे स्लाइटली पॉजिटिव है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो पहले से ही इसका स्टेबलाइज्ड है। बिकॉज 1 आयन इज मोर बेसिक देन द 2, पहला आयन ज्यादा बेसिक है, वो H पॉजिटिव आयन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, बजाएगी दूसरे की। यस, क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है। is known as the for the donor nucleophilicity basicity have the same order. Acetic acid is stronger acid than ethyl alcohol, hence the ethoxide ion is stronger base and better nucleophile than the acetate ion. Acetate ion की बजाय ethoxide ion stronger base होता है, ठीक है? ये बताया कुछ भी है, लास्ट वाली लाइन काम की है बस। तो जो स्ट्रॉन्गर बेस है वही पहले अटैक करेगा, ऑब्वियस है।
अब आगे देखते हैं बेटा कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2 सीधा सीधा कंपैरिजन है, तो यहाँ से भी टेबल याद हो जाता है। काइनेटिक रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पर डिपेंड करता है, SN2 में, SN1 में सिर्फ RX पर डिपेंड करता है। एल्काइल एल्काइल स्टीरियोकेमिस्ट्री, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रैसमिक मिक्सचर बनता है। हाँ भाई क्लियर है ये? यस सर। रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, इसमें पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट SN1 में होती है, SN2 में नहीं होती है। नेचर ऑफ RX, RX का नेचर क्या है? तो भाई यहाँ पर RX फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री क्या करेगा? SN2 करने में वीक रहेगा, SN1 करेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो SN2 का स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी SN1 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, SN1 के चांसेस ये सबसे लेस होगा। नेचर ऑफ RX ग्रुप स्टेबिलिटी सेम इसके अंदर उल्टा होगा, दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, ध्यान से कर लेना। क्लियर है बेटा? सर ये एप्रोटिक नहीं होना चाहिए कौन? नीचे वाले में, SN2 वाले में। सोलवेंट पोलर एप्रोटिक बेटा, वो पोलर प्रोटिक सही है वो, देखो यहाँ पर ही था वो, तो कहाँ गया? पोलर एप्रोटिक ये रहा SN2। ओके सर। इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पहले SN2 लिख दिया फिर SN1 लिखा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो भाई रीअरेंजमेंट हो गया, फिर नेचर ऑफ RX हो गया, फिर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर एनायन होना चाहिए, R नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OR नेगेटिव, OH नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग R नेगेटिव होता है। उसमें क्या है? वीक न्यूट्रल होना चाहिए, या तो वीक हो या न्यूट्रल हो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे वाटर है, वाटर आसानी से लोन पे डोनेट कर सकता है, मिथाइल है, इथाइल है, अमोनिया है। लिविंग ग्रुप भाई जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा? SN2 दिखाएगा, सेम, लेकिन यहाँ पर भी सेम है भाई, दोनों को छोड़ के ही जाना है, ठीक है, चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पर तो ये दोनों सेम है। सोलवेंट पोलर एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक, तो सोलवेंट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, और ये सारे पॉइंट अब आपको याद होने चाहिए। क्लियर है बेटा? हो जाएंगे याद, लिख लिख के देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल्स ऑफ SN2 एल्काइल हैलाइड। अब हमने एक रिएक्शन का मैकेनिज्म पूरा पढ़ लिया, अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। उसके बाद में अब इसके एग्जांपल करने, वो है असली प्रैक्टिस का काम, तो एग्जांपल भी आपको करने होंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल करते हैं, फिर विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर करेंगे, ठीक है। अब ईथर का विलियमसन सिंथेसिस ROR, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में अल्कोहल एंड ईथर वाला एक लेसन आता है, उसके अंदर ईथर आते हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर। ये अल्कोहल फिनोल ईथर वाले लेसन का कुछ पार्ट विलियमसन सिंथेसिस है, जो कि नेम रिएक्शन है, उसमें ईथर बनाए जाते हैं। वो वाला मैकेनिज्म जो है वो हम यहाँ अभी कर लेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ में आ रहा होगा सबको? सारे लेसन्स के मैकेनिज्म आ जाएंगे, आगे वाले लेसन ना ऐसे बस आगे टपाने हैं अपने को। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो हम इसको भाई मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ, इसको हम नेक्स्ट डे ही करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्योंकि टाइम हो चुका हमारा, अब हम करने वाले हैं SN2 रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की। NaOH देखो भाई RX है, RBr जुड़ा हुआ है, NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हो, अल्कोहल बनेगा प्लस NaBr, ठीक है, OH जुड़ जाएगा। Ag2OH Ag2O प्लस वाटर के साथ यहाँ पर भी अल्कोहल बनता है। ये रिएजेंट याद रख लेना, जितनी भी रिएक्शन है सबको अलग अलग करके लिखना। ड्राई Ag2O करते हो तो ROR बनता है, यानी विलियमसन सिंथेसिस में ये रिएक्शन काम आएगी। ईथर बनाने में विलियमसन सिंथेसिस का अलग रिएक्शन है, बट ईथर बनाने के लिए ड्राई Ag2O के साथ रिएक्शन करवा दो। अगर मोइस्ट इन द सेंस एक्वस वाटर अगर थोड़ा सा भी है Ag2O के साथ तो फिर अल्कोहल बनेगा, और अगर वाटर बिल्कुल भी नहीं है तो ईथर बनेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गेहूं के आटे को जरूरत से ज्यादा पीस दो, बहुत बारीक बना दो, ठीक है, उसको साफ कर लो, और उसका रेड कलर जो होता है वो बिल्कुल व्हाइट हो जाए, उसमें से सारा ऊपर वाला छिलका उतार दें गेहूं का, और उसके बाद उसको पीस लें तो मैदा बन जाता है। मैदे से भी रोटी बनती है, और नॉर्मल रोटी भी आपने देखी है, तो मैदे वाली रोटी ज्यादा खींचोगे रबड़ की तरह बढ़ती है, वो पेट में भी डाइजेस्ट नहीं होती, उसके अंदर निरा कचरा होता है, वो किसी काम की नहीं होती, लेकिन वो टेस्ट बढ़िया देती है ना। ये वैसा ही है, तो छोटी सी चीज चेंज करने पर ईथर से अल्कोहल बन जाता है। अब आगे देखिए NaOEH इथाइल, तो भाई OET जुड़ेगा, OET दिख रहा होगा, Na चला जाएगा यहाँ से। ये दोनों रिएक्शन थोड़ी सी अलग लगेंगी, बाकी सब तो सेम ही है। OH जुड़ेगा R को हटा के,
आर पर यहाँ याद रखना स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, बी आर पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, ओ एच नेगेटिव आयन सीधा यहाँ अटैक करेगा। समझ में आ रहा है सबको? ओ ई टी भी पॉजिटिव पर अटैक करेगा। अब आगे देखिए जरा, आपको दिख जाएगा Na पॉजिटिव यहाँ से चला जाएगा तो ये नेगेटिव भी सीधा इस R पॉजिटिव पर अटैक करेगा। फर्दर ये सीधा जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर एल्काइन बनाने का तरीका है, बड़ी एल्काइन, लंबी चेन एल्काइन की कैसे बनती है। ये +1 में रिएक्शन आई थी, जिस बच्चों को लग रहा है कि +1 मैंने नहीं किया तो ये +1 की रिएक्शन है, और ऐसी बहुत सारी रिएक्शन होंगी। मैं बार बार नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको वो याद हो जाएंगी, अभी चिंता मत कीजिएगा। ये टेबल पूरी याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जरा नेक्स्ट देखिए भाई, आगे क्या करा हो, NaCN, CN पर नेगेटिव होगा, Na पॉजिटिव होगा, ये भी इस पे अटैक करेगा। CN जुड़ गया, CN में ट्रिपल बॉन्ड होता है। AgCN, ये भी CN पे अटैक करेगा बेशक, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन अटैक कर रहा है, N से ये जुड़ रहा है। अब ये क्या डिफरेंस है, ध्यान देना भाई। अब मैं इस रिएक्शन को करवा रहा हूं, Na पॉजिटिव, C पर नेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये लोन पेयर। क्लियर है ये बात सबको? हाँ बेटा, यस सर। अब देखिए AgCN के केस में क्या होता है, यहां पर नेगेटिव चार्ज नहीं होता। Ag जो है कार्बन के साथ में क्या करता है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो ये बॉन्ड तो नहीं टूटने वाला, तो नाइट्रोजन ही अटैक करेगा RX के ऊपर। R पर स्लाइटली पॉजिटिव, X पर स्लाइटली नेगेटिव है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर अटैक करेगा, तो नाइट्रोजन ही जुड़ेगा ना। यस, क्लियर है ये बात? नाइट्रोजन ही तो जुड़ेगा R के साथ, तो R और इधर नाइट्रोजन होगा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ होगा। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा क्या? हाँ, विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। यस, दिस वन। समझ में आया? RNC बनेगा। क्लियर है? RCN और RNC बनाना आ गया। यस सर। अमोनिया, एक्सेस में अमोनिया डाल रखा है, ये याद रखना है, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। तो NH2 डेफिनेट है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर R को डोनेट कर देगा, और उसके बाद H पॉजिटिव आयन छोड़ के चला जाएगा, RNH2 बन गया। फर्दर OAG, AG लगा हुआ है, क्या होगा भाई, अगर AG लगा है तो R, ये ऑक्सीजन तो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। याद रख लेना, ये वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, R इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, फिर AG से वो बॉन्ड तोड़ेगा, और फिर इस तरह से R C डबल बॉन्ड O, ये R C डबल बॉन्ड O ये वाला है, और क्या इसी के साथ R जुड़ा हुआ है, और OR, यानी ये डबल बॉन्ड वाला O था जिसके साथ R जुड़ा है। इन्होंने सही तरीके से दिखाया नहीं है कि कौन से के साथ जुड़ेगा कौन से के साथ नहीं, मैं इसलिए इस एरो को ऐसे रहने देता हूं। समझ में आ गया? ये ऑक्सीजन जुड़ेगा इस R के साथ, ये वाला ऑक्सीजन, तो यहाँ जो ऑक्सीजन R के साथ दिखा रखा है वो एक्चुअल में ये वाला है, ये वाला ऑक्सीजन ये है, ठीक है। इसको ध्यान से करना आप लोग, मैं पूछने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। आगे देखिए भाई, O इथाइल लगा हुआ है, ET का मतलब इथाइल है, Me का मतलब मिथाइल है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, PR का मतलब प्रोपाइल होगा, पहले 2 लेटर लिखने से उसका बेस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो भाई CH2 और ये O इथाइल लगे हुए थे, एक H यहां से हट जाएगा, क्यों, डबल बॉन्ड O है, ये भी डबल बॉन्ड O है, दोनों तरफ से कार्बन इलेक्ट्रॉन छीन रहे, कार्बन पर दोनों तरफ से पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये दोनों कार्बन क्या करेंगे, ये दोनों कार्बन, ये जो CH2 वाला कार्बन है, CH2 वाला कार्बन, ध्यान दे लेना, इस कार्बन के हाइड्रोजन को एसिडिक बना देंगे, और ये H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएगा यहाँ से, और फिर इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये अटैक करेगा हमारे R के ऊपर। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ से H चला जाएगा, R इसके साथ जुड़ जाएगा, दैट्स इट, और HBr अलग हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। तो ये पूरी टेबल, हर एक रिएक्शन, इन्होंने तो सिर्फ टेबल दे दी, तो ऐसा मत समझना कि बस इतना ही होता है और खत्म हो गया। हर एक रिएक्शन अच्छे से डिटेल में आपको लिखनी है, समझना। कोई रिएक्शन नहीं समझ में आई नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछिएगा, ठीक है। और अभी मैं फिलहाल के लिए आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऑफ, किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क योर डाउट।